होनी जरूरी है। तो जैसा कि आप लगातार जी न्यूज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में भी देखते आए हैं, सीमा पर भारतीय सेना और पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की सेना को कहा जाता है, उसके सैनिकों के बीच झड़प हुई। एक भारतीय ऑफिसर, कर्नल रैंक के ऑफिसर समेत 3 सैनिकों ने शहादत दी है। इसके अलावा आधी रात को गलवान घाटी में ये हिंसक झड़प हुई है। झड़प पहले भी हुई है, तस्वीरें भी आपने देखी हैं, वीडियो आपने देखे हैं, लेकिन इस तरह से शहादत की नौबत आई हो वो आज हम देख रहे हैं। और ये शहादत ऐसे मौके पर आई है जब डी एस्केलेशन की बात कही जा रही थी। देखिए, सीमा पर सैनिकों की वापसी के वक्त वही डी एस्केलेशन की बात की जा रही थी दोनों ही साइड्स की तरफ से। उस दौरान ये झड़प देखने को मिली है। कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं। झड़प में हमारे उच्च स्तरीय सोर्सेज भारत सरकार में ये बता रहे हैं कि झड़प में 3 से 4 चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। तो 3 सैनिकों की शहादत, जिसमें कर्नल रैंक के ऑफिसर शामिल, और दूसरी तरफ हमारे सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि झड़प में 3 से 4 सैनिक चीन के मारे गए। और देखिए, बड़ा मैसेज क्या इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 62 का नहीं, 2020 का भारत है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये क्लियर कट मैसेज। एक इंच की रक्षा करेगी हमारी सेना और 1 इंच का भी समझौता नहीं करेगी। जो आपको याद होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था ना कि मस्तक नहीं झुकने देंगे। आप समझिए, एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। 1 इंच का भी समझौता नहीं होगा। चीनी सेना ने अगर घुसपैठ करने की कोशिश की, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि नया भारत है, आंख झुकाकर या आंख उठाकर नहीं, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। बताया जा रहा है हमारे 3 सैनिक जरूर शहीद हुए हैं, लेकिन नुकसान चीन में भी हुआ है। बड़ी खबर यह है, हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि चीन में भी बड़ा नुकसान, 3 से 4 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और यही बात इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। मनोज, हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर इस टर्रेन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और मैप्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को मैप के माध्यम से समझाते हैं। देखिए अदिति, सबसे बड़ी चीज ये है, गलवान घाटी जो आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले बहुत समय से विवाद चल रहा है, इसको एक बार बहुत मैन्युटली आप समझिए। जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एक तो गलवान घाटी का विवाद, दूसरा ये पेंगोंग लेक जो है, आप जानते हैं इसमें 1/3 हिस्सा भारत का है, 2/3 जो है वो चीन के पास है, पेंगोंग लेक। लेकिन मौजूदा विवाद जो कल रात को हुआ, जो 12 घंटे बाद रिपोर्ट किया गया, वो गलवान घाटी वो दरअसल रहा था, ये डी एस्केलेशन एक्सरसाइज चल रही थी। डी एस्केलेशन एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जो समझौता हुआ उसके तहत चीनी सेना को पीछे किया जा रहा था। जो समझौता हुआ वो इस जगह पर चल रही थी, गलवान घाटी में चल रही थी, जहां पर यह पूरा का पूरा विवाद देखने को मिला। हिंसक झड़प हुई। विवाद की शुरुआत जो हुई थी वो मई के महीने में, अप्रैल एंड में शुरुआत हुई थी, 5 मई के आसपास ये शुरुआत हुई थी, जिसमें बताया गया था कि चीनी सैनिकों की तरफ से घाटी में थोड़ी घुसपैठ करने की कोशिश की थी। फिर भारतीय सेना की तरफ से भी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम और एक तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर यहां पर आ गए थे। फिर यह बात धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसके बाद आज विवाद यहां तक पहुंचा कि आप ये समझिए कि 45 साल बाद, जी हां, 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि सीमा, भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प में मौतें हुई हैं। ये 45 साल बाद खूनी संघर्ष, जैसा अदिति कह रही हैं कि ये स्टैंड ऑफ कई बार हुआ है, डोकलाम भी हुआ, चुशूल भी हुआ 2014 में, लेकिन ये शायद संभवतः पहली बार हुआ है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हम चाहते हैं इस खबर को बहुत बारीकी से हम आपको समझाएं। देखिए, चारों मेहमान इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता देते हैं, हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, पूर्व उप सेना प्रमुख रह चुके हैं। हमारे साथ अब से बस थोड़ी देर बाद GVL नरसिम्हा जुड़ेंगे और हमारे साथ थोड़ी देर में जनरल JJ सिंह, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जुड़ चुके हैं। जनरल JJ सिंह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, हाँ, सेना प्रमुख हैं, एक्स आर्मी चीफ। इस वक्त सेना के पूर्व प्रमुख हमारे साथ जनरल JJ सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। शंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि हम एक चीज क्लियर कर दें डिबेट शुरू करने से पहले, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसको सेंसेशनलाइज करने की हमारी कोई मंशा नहीं है कि बहुत सनसनी तरीके से, लेकिन हाँ, जो हुआ गंभीर है, क्योंकि ये भी हमको सूत्र बता रहे हैं कि 3 से 4 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। सीधा सा सवाल जनरल JJ सिंह, 45 साल बाद ऐसा खूनी संघर्ष सीमा पर भारत चीन के बीच, सीधा सवाल, क्या युद्ध चाहता है क्या चीन? जनरल JJ सिंह। यस, मेरे हिसाब से चाइना कोई भी हरकत करता है तो सोच समझ के करता है, और उनकी सोच में ये था कि वो इस एरिया में आगे बढ़ें और जो हम सड़क बना रहे हैं दौलत बेग ओल्दी को जोड़ने के लिए, उस सड़क के ऊपर डोमिनेशन कर सकें और इंटरफियरेंस या उसमें दाखिल अंदाजी करें।
अब मैं समझता हूं कि 1962 की लड़ाई हुई थी, उस समय भी उन्होंने शायद चीन की सड़क जो बनाई थी उसके ऊपर झगड़ा हुआ कि वो सड़क हिंदुस्तान के इलाके से गुजर रही है और इसलिए उसको हमारे को बताए बगैर या हमारे नॉलेज के बगैर आपने ये सड़क बनाई है। और चीन ने उसके अलावा ठागला रिज अरुणाचल प्रदेश में भी मैकमोहन लाइन नामंजूर करते हुए वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया और वो युद्ध वहां शुरू हुआ। यहां पर चीन को बहुत आपत्ति हुई है कि ये सड़क जो बना रहे हैं हम दौलत बेग ओल्दी को जोड़ने के लिए, उसके आगे है काराकोरम पास और वहां से शख्सगाम का जो वैली है वो भी काफी नजदीक पड़ जाता है। तो मेरे समझ में यही है कि चीन सोच समझ के आया। इस बार सिर्फ पेट्रोल नहीं पहुंचे, पेट्रोल के साथ साथ उनकी फौज के हेवी आर्मर या हेवी आर्मामेंट साथ में आए। उसमें आर्टिलरी थी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर थे और बाकी हैवी वेपन्स थे। तो उसका मतलब ये तैयारी करके आए थे। अगर हमारा रिएक्शन स्लो होता तो शायद ये शोक नदी के किनारे तक पहुंच जाते। और हमने बहुत सतर्कता से बड़े आप समझ सकते हैं, हम बिल्कुल होशियार थे, हमने बहुत क्विक रिएक्शन किया और चाइना को रोक दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि चाइना को संदेश मिल गया कि हिंदुस्तान उनके आगे बढ़ने को एक्सेप्ट नहीं करेगा और उनको वापस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। जी जी जी, जनरल जायसवाल, मेरा सवाल आपसे है और यहाँ पर हम बार बार अपने दर्शकों से ये बात कह रहे हैं कि हम ये जो हिंसक चरित्र देखने को मिला है इसका संपूर्ण सत्य दिखा रहे हैं। हम तथ्यों पर बात करना चाहते हैं, हम सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि तस्वीर जो ग्राउंड की रियलिटी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। इस वक्त जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी है वो बहुत स्केची है, बहुत ज्यादा नहीं है और जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी भी नहीं, ये देखते हुए कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और आर्मी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें सडन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि एक तरफ डी एस्केलेशन की बात की जा रही थी और उस दौरान हमें ये झड़प देखने को मिली है। मैं माफी चाहूंगा आपसे, आपका सवाल थोड़ा सा क्यों कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, सूक्ष्म तौर से एक बार दोबारा पूछेंगे। सर मैं आपसे सिर्फ एक लाइन में ये जानना चाह रही हूँ, एक तरफ डी एस्केलेशन की बात की जा रही थी, मिलिट्री लेवल टॉक्स, एमईए के लेवल पर टॉक्स, और दूसरी तरफ इस डी एस्केलेशन के दौरान हम ये हिंसक चरित्र देख रहे हैं, ये झड़प देखी हमने, हिंसक झड़प। हाँ जी, पहली चीज तो ये है, मेरे लिए बड़ा मुकद्दस मौका है कि हमारे फॉर्मर चीफ और मेरे फॉर्मर जीओसी जनरल शंकर प्रसाद, जनरल जे इनके साथ मैं पैनल पे जुड़ा हूं और जनरल गुरमीत मेरे साथी रह चुके हैं मेरे साथ में। जहां तक ये सवाल है, जहां हम डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको चाइनीज फिलॉसफी समझनी पड़ेगी जो इस इलाके में इस बार आए हैं। पहले फेस ऑफ होता था, फिर बिल्डअप होता था। इस बार वो बिल्डअप करके उन्होंने फेस ऑफ किया। मकसद एस्केलेटरी डोमिनेंस जो है वो उन्होंने अपने पास रखा है। ये जो फौजी लेवल की जो बातचीत हुई है, ये पहली बार हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर फील्ड में इस टाइप की बातचीत हुई हो। ये कैन यू हियर मी? हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो ये पहली बार ऐसे हुआ है। अब जो बातचीत हुई थी वहां पर, उसके मुताबिक चीन को वापस जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस चीज की तामील नहीं की और वो गलवान में कम से कम वापस नहीं गए। स्ट्रेटेजी ये थी उनकी कि अगर हम 5 जगह आते हैं तो अल्टीमेटली अगर डी एस्केलेशन होगा, पहले हम मसल फ्लेक्सिंग करेंगे, अगर डी एस्केलेशन होगा तो हम कहेंगे 4 जगह हम वापस आ गए लेकिन हम फिंगर 4 पे बैठे रहेंगे। तो ये इनकी जो तजवीज थी, ये उस तजवीज के साथ में यहां पर आए हैं। इसको जो है अभी एस्केलेटरी डोमिनेंस का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है,
ये इस वक्त लोकलाइज्ड है सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में। जी, अगर वो चाहेगा, उसके ट्रुप्स जो हैं वो इस वक्त तिब्बत में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो अरुणाचल की तरफ भी जा सकते हैं। हमारे चीफ और हिज एक्सेलेंसी जनरल जे सिंह, ये वहां पे गवर्नर रह चुके हैं, इनको इल्म है वहां का कि वहां पर कितनी जगह है जहां पर वो इस प्रकार की हालात कर सकता है। ठीक। तो जो भी हमारे रिएक्शन होगा, दो चीजें में है या किसमें है कि जब भी हम कोई एक्शन एनिमी के खिलाफ करते हैं तो दो चीज देखी जाती है। एक, उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा उसकी फौजी स्ट्रेंथ क्या है। जी, क्या हम सस्टेन कर पाएंगे ठीक सर, या नहीं कर पाएंगे। ठीक सर। इसलिए ये दो चीजों को अगर ध्यान रखते हैं जी, तो उसका जो एक्सट्रापोलेशन निकलता है, हमें डी एस्केलेट हर सूरत में करना पड़ेगा। लेकिन क्या अफसोस चीन की बात उसको है, डी एस्केलेट करना ही नहीं चाह रहा है क्या? यही तो आदित्य ने पूछा, यही मेरा सवाल है कि बातचीत चल रही है, डी एस्केलेशन की एक्सरसाइज चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना के उप प्रमुख रहे हैं, उसके बाद शंकर प्रसाद जी आपके पास आएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मतलब बातचीत के बीच प्रहार क्यों? ये तो बातचीत चल रही थी, लग रहा था कि जो है विवाद सुलझ रहा है मामला, लेकिन अब तो बात हाथ से निकल गई ऐसा लग रहा है। बातचीत के बीच प्रहार क्यों? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और टाइमली है। पहली बात तो ये कि एक ऑफिसर, सीनियर रैंक, कर्नल रैंक, कमांडिंग ऑफिसर फैटल हुए हैं, मार्टियर हुए हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल मंजूरी नहीं है, बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। जो दो जवान मार्टियर हुए हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का, चाहे वो मिलिट्री स्पोक्समैन हो, चाहे जो गवर्नमेंट का स्पोक्समैन हो, उसका जो उनकी स्टेटमेंट है उसका इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आखिर में सवाल तो ये है कि हुआ क्या इंसिडेंट था, क्या इंटेंशन थी चाइनास की उसमें। बिकॉज जब तक वो डिटेल मालूम नहीं है, स्पेकुलेट करना, एनालिसिस करना गलत हो सकता है। आपने बहुत अच्छा से बोला कि सेंसिटिव है, सीरियस है और बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ये चाइना की हरकत थी जो मई के पहले हफ्ते से अग्रेसिव थी, प्रोवोकेटिव थी और डिविजनरी थी। ना तो ये लोकल एक्टिविटीज थी ईस्ट लद्दाख की, ना ही ये आइसोलेटेड थी। उसके पूरे जितने भी पैर हैं सब एक्सीलेटर के ऊपर हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो आपने तो देखा है कि 9 मई को नॉर्थ सिक्किम में भी हुआ था। हर एक पैर उसने लड़ाई के ऊपर में लगाया चारों तरफ। हो सकता है उसका अंदरूनी स्थिति ठीक ना हो सकता है उसकी लीडरशिप को प्रेशर हो सकता है कि चाइना और यूएस के अंदर में कोल्ड वॉर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है ईस्टर्न लद्दाख में, इसको सुलझाएगा नहीं। 6 जून को जो हुई थी मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कदम था। लेकिन एक मिनट ठहरिए, लेकिन उसके बाद में एब्सोल्युटली टार्डी और स्लो तरीके से डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट चल रहा है। समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार अभी तक इनपुट आई हैं, अभी वेट करना चाहिए इनपुट का, लेकिन कुछ एक जो तत्व इस प्रकार हैं कि ये फायरिंग से नहीं हुआ है, ये स्टोन पेल्टिंग से हुआ है, जॉस्लिंग से हुआ है, उन तरीकों से हुआ है। क्या ये शोभा देता है दो बड़े देशों को, सिविलाइजेशन को, जिनकी 2.7 बिलियन सिटीजन्स हो, जिनका सबसे अनब्रोकन सिविलाइजेशन पूरे विश्व के अंदर में हो, जो 20% जीडीपी करे और एलएसी के ऊपर में जाके झगड़ा करें, लड़ाई करें, ये शोभा देता है? देखिए, चाइनीज जो आर्मी है उसका मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर हर वक्त चलता रहता है। उसका ग्लोबल टाइम है, हर वक्त मीडिया वॉर में लगा रहता है। उसने बोला है कि उनके 5 सोल्जर्स मरे हैं, 11 इंजर्ड हुए हैं। लेकिन देखिए, मैं तो ऐसे सोचता हूं कि इस वक्त में थोड़ा मैच्योरिटी की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, जो सीओ साहब होता है, वो पलटन के लिए पिताजी होता है, वो पलटन का फादर होता है, वो एक जवान के लिए खुदा होता है, गॉड होता है। अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका प्रोग्राम भी ताल ठोक के है, तो मैं ठोक के बताना चाहता हूं
दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी मेजोरिटी के साथ में क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्या होगा, ये अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी आपने चाइनीज मीडिया का जिक्र किया और मैं बार बार इंटरनेशनल मीडिया का जिक्र कर रही हूं, अपने दर्शकों को यहां पर बता देते हैं, क्योंकि यहां पर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसे सरकार के लिहाज से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलिट्री के लिहाज से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही विश्लेषण कर रहे हैं मीडिया के हवाले से भी। तो ब्रिटेन का अखबार एक्सप्रेस बड़ा दावा वो कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि संघर्ष में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस संघर्ष में चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं। ये एक्सप्रेस जो कि ब्रिटेन का बड़ा अखबार है उसकी तरफ से दावा किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, बार बार एक सवाल, एक तरफ डी एस्केलेशन की बात और दूसरी तरफ इस तरह का फेस ऑफ, वायलेंट फेस ऑफ, झड़प पहले भी हुई है, लेकिन ये नौबत आई हो कि हमारे सैनिकों को शहादत देनी हो पड़ी हो, ऐसा नहीं हुआ है, लंबे अरसे से ऐसा नहीं हुआ है। क्या अब ये सिचुएशन एस्केलेशन की तरफ जा रही है या आपको किसी और दिशा में जाती दिख रही है? देखिए, बात समझने की ये है कि भारत ने पोजीशन अपनी बिल्कुल क्लियर कर दी है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली, कि हमारी जो सड़कें बन रही हैं वो बनती रहेंगी, उस पर कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। हमने साफ चाइना से कह दिया है कि जहां भी आपने घुसपैठ की है आपको वापस जाना पड़ेगा बिफोर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, जब वो अंदर आए थे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब इसको सुलझाने के लिए 2-3 उपाय हैं। एक तो है डिप्लोमेटिकली बातचीत करके हो जाए, एक है पॉलिटिकली बातचीत करके हो जाए और एक है मिलिटरी युद्ध करके हो जाए। देखिए, युद्ध करना मैं समझता हूं इज ए वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली आइटम होता है, इसको बहुत सोच विचार के करना होता है। लेकिन एक बात समझ लेनी बिल्कुल जरूरी है कि चाइना को इस समय वहां से जाना तो पड़ेगा ही, चाहे वो कुछ भी कर ले। अगर बातों से नहीं होगा तो फिर युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध की तरीके जहां लिमिटेड वॉर होगी या फिर एस्केलेट होगी या कहां तक पहुंचेगी वो तो अब उसके बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन इस समय जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हम उम्मीद करते थे कि शायद जो बातचीत आर्मी चीफ ने भी कही सैटरडे को IMA देहरादून की परेड के बाद कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, उससे ये जाहिर हो रहा था कि हर एक लेवल पे जो बातचीत हो रही है उसका कुछ न कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। लेकिन हमें हमेशा डर था, शुरू से डे 1 से डर था कि पत्थरबाजी में कहीं और गुस्सा की लड़ाई में कोई हादसा ना हो जाए, कोई कैजुअल्टी ना हो जाए या कोई गोली ना चल जाए। गनीमत यह है कि अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली शायद नहीं चली है, धक्का में मारपीट में कुछ कैजुअल्टीज हो गई। बड़े दुख की बात है, कमांडिंग ऑफिसर साहब की डेथ हो गई, बड़े दुख की बात है, सोल्जर्स की डेथ हो गई, बड़े दुख की बात है। लेकिन हमें यहां सोचना है और मैं समझता हूं कि हमारे लोकल कमांडर्स, सीनियर कमांडर्स और हाईएस्ट कमांडर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ये सोच रही होगी कि इसको हमें कंट्रोल से ही निपटना है। अगर कंट्रोल से नहीं निपट पाएगा तो तैयारी पूरी है। देखिए, आपने कल के अखबार में देखा होगा और टेलीविजन में भी देखा होगा कि 1300 लेबरर्स हैव बीन मूव्ड टू लद्दाख फॉर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड। लेबर की कमी हो रही थी, सड़क नहीं बन पा रही थी। 1300 आदमी को टीवी पे दिखा दिया गया कि जा रही है लेबर और 1-2 दिन में पहुंच जाएगी, आजकल में पहुंचने वाली होगी, सड़क तो बनेगी। चाहे चाइना कुछ भी कर ले, अगर पीछे नहीं हटेगा, बातचीत से नहीं हटेगा तो उसको फिर धकेलना पड़ेगा और तरीकों से, चाहे यहीं पे मुठभेड़ हो, चाहे कहीं और उसको जाके हम उसके एनक्लेव में कैप्चर करें, वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी बाद में डिस्क्लोज होगी। लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए चाइना को कि इस किस्म की अगर आप धक्का करते रहेंगे तो जैसे गुरमीत ने कहा और जैसे जनरल जसवाल ने कहा और जनरल जे ने कहा, ये ठीक नहीं है। ये एक इट्स नॉट समथिंग दैट इज मिलिटरीली डन। बातचीत हो रही है, बातचीत करिए, आप ढंग से करिए। हमारे सीओ लेवल पे बातचीत हो रही है, सीओ लेवल पे बातचीत हो रही थी शायद, लेकिन वहीं पे धक्का शुरू हो गई। तो अगर आप इसको संक्षिप्त में देखें, बाकी बातें जनरल जसवाल ने बड़े अच्छे से समझाई थी आपको, उसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा चाइना को ये मैसेज क्लियरली पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है तो 10 दफा और दे दीजिए कि जहां से वो आए हैं वहां तो उनको जाना पड़ेगा। अगर वो अपनी हैवी आर्टिलरी और आर्मर और बाकी हथियार ले आए तो हमारी भी चोट बराबर की है, हम भी उतनी बंदूक ला सकते हैं, उतने टैंक ला सकते हैं, उतने सोल्जर ला सकते हैं और फिर सोल्जर टू सोल्जर, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट लड़ाई होगी, देखी जाएगी कौन जीतता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने बिल्कुल क्लियर समझा दिया, बातचीत से मान जाए तो ठीक, तैयारी पूरी है। पड़ेगा इसकी कॉस्ट क्या है, हर एक चीज की कॉस्ट। एक आपको
देखिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, बोलिए, हर सर, एक बोलिए। आदमी को यह सोचना पड़ेगा कि इस युद्ध की कॉस्ट क्या निकलेगी। कॉस्ट केवल एमिनेशन और हथियारों की नहीं, बल्कि कैजुअलिटीज कितनी होगी, वर्ल्ड ओपिनियन क्या होगा, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा इस लड़ाई का। ये दोनों देशों को सोचना पड़ेगा। लड़ाई इज नॉट एन इजी थिंग दीज डेज। लड़ाई वो पुराने जमाने के 62 लड़ाई नहीं रही। ये लड़ाई आज की तारीख में दूसरी है। दे आर बोथ न्यूक्लियर नेशंस। ये मत समझिए कि इस समय कुछ ऐसी हरकत हो सकती है। इससे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझा सकता था जैसे आपने समझा दिया कि राज्यसभा सांसद हमारे साथ है, बीजेपी के बड़े नेता हैं जीवेल नरसिम्हा। मतलब क्लियर कट मैसेज है, बातचीत से मान जाओ वरना तैयारी पूरी है। जो हम आज की ब्रांडिंग है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत छेड़ेगा नहीं, अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोजीशन और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, मेरे ख्याल से जिसको कहा जाता है कि 1 इंच का समझौता नहीं किया जाएगा। हमने दे दी 43,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अपनी आक्साइड चिन्ह से लेकर 62 में दी थी, भी सब दे दिया हमने। अब 1-1 इंच जो है उसके लड़ा जाएगा। अब हम उस ग्राउंड पोजीशन पर हम कमजोर नहीं है। क्लियर कट मैसेज आपके हिसाब से जीवेल नरसिम्हा, सेना ने दे दिया चीन को। अमन जी, सबसे पहले जो हमारे जनरल जे सिंह आपके पास, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। हमारे कॉलोनेल और 2 जवान शहीद हुए हैं। पहले मैं सबसे पहले उनको उनकी शहादत के लिए उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। आपके पैनल और कुछ कई जवान घायल हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आपके शो में भारत के आर्मी के सबसे सेलिब्रेटेड और सबसे सीनियर वेटरन्स आपके शो में हैं। और आज की सरकार, मोदी जी की सरकार, हमारे प्रोफेशनल आर्मी और हमारे आर्मी के उनके जो भी जिस रास्ते से हमें इस प्रकार की चाइनीज की हरकतों से बाज आना है, क्या करना है, उसके लिए प्रोफेशनल तरीके से निर्णय ले रही है। सबसे पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यह भारत और चीन के बीच बॉर्डर पे इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुए हैं। 2008 में सिक्किम में, डेप्सांग में 2013 में, चुमार में 2014 में और डोकलाम में 2017 में। बट लेकिन इस बार की जो बिल्डअप है चाइनीज की ज्यादा है और बड़ी संख्या में उनके जवान वहां तैनात हैं पीएलए के, और इक्विपमेंट भी है। और कल रात ये जब घटना घटी, मैं कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं, यह एक्चुअली उल्लंघन उनके तरफ से हुआ है। हमारे एलएसी को क्रॉस करके एक बॉर्डर पोस्ट सेटअप करने के उनके तरफ से कोशिश हुआ है। इसका हमारे बहादुर सेना ने बिल्कुल इसको न होने के कारण ये बड़ी झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई दोनों तरफ से, और हमारे तरफ से शहीद हुए, उनकी तरफ से भी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो इसके बाद अभी 2 स्तर ऊपर जो एक कमांडेंट लेवल पे जो भी 2 स्तर ऊपर पर बातचीत हो रही है सुबह से, सारी जानकारी, अभी कोई नतीजा निकलना बाकी है। बट लेकिन भारत की सरकार एलएसी, जो अभी एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हर स्तर पर, हर कीमत पर मोदी जी की सरकार, उसका कोई उल्लंघन ना हो, उनको हो ना सके पाक चाइना के द्वारा, उसके लिए पूरी तरह कमिटेड है। इसके लिए हमारे आर्म फोर्सेस को, अब खासकर आर्मी को, पूरी तरह से एक निर्णय लेने का, प्रोफेशनल निर्णय लेने का अधिकार दिया है। बिल्कुल, प्रोफेशनल आर्मी है हिंदुस्तान की आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी है। काफी तारीफ इस बात के लिए इंडियन आर्मी की हुई भी है। जनरल जे सिंह सर, आप उस टेरेन से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस वक्त जो चाइना के फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसके स्टेटमेंट की तरफ लाना चाहती हूं। वो 3 बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने प्रोवोकेटिव एक्शन लिया है। वो कह रहे हैं इंडिया ने हमारी साइड पर घुसपैठ की है। वो इस तरह के आरोप भी लगाते हैं और फिर कहते हैं कि बात कीजिए, डायलॉग कीजिए। तो एक तरफ आरोपों के गठघरे में हिंदुस्तान को खड़ा करते हैं, चोरी और सीनाजोरी वाली स्थिति, और दूसरी तरफ डायलॉग की भी बात करते हैं। आप उस सीट में रहे हैं, आप इस तरह की डिसीजन मेकिंग में रहे हैं, आप इस सिचुएशन को कैसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? जनरल जे सिंह। ठीक है, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जनरल जे सिंह, यही सवाल जसवाल, लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल, आपसे यही सवाल। नहीं, हाँ, दोबारा अगर आप कहेंगे, सॉरी मेरी कनेक्टिविटी कम है, दोबारा एक सूक्ष्म तौर पे बता दीजिए सवाल।
जनरल जायसवाल, जो चीन का विदेश मंत्रालय है वो भारत को कह रहा है कि भारत ने प्रोवोकेटिव एक्शन लिया है, भारत प्रोवोक कर रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। ये तमाम आरोप उनका जो विदेश मंत्रालय है वो लगा रहा है। साथ ही वो डायलॉग की भी बात कर रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि जब डीएस्केलेशन की बात हो रही है तो हो क्या रहा है, वायलेंट फेस ऑफ हो रहा है। समझिए, ऐसा है कि चीन में हमेशा जैसे पाकिस्तान में डिनाइबिलिटी जो है वो उनके जहन में है। जो कार्रवाई करेंगे कहने नहीं हमने नहीं किया, ये जो है ये इंडिया की तरफ से स्टार्ट हुआ है। दूसरा, इनकी एक पुरानी कूटनीति है जो इनका सुन त्जू से हमेशा कहते हैं ये कि आप जाहिर कुछ और करें, कार्रवाई कुछ और करें। उसी में ये कहते हैं कीप अ डैगर, hold it behind your cloak, disarm the enemy with a smile, when he is disarmed, stab him. तो चीन जो कहता है और जो करना चाहता है ये सिर्फ चीन ही जानता है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या करेगा। यही चीज यहां पर हो रही है। अगर वाकई में हकीकत में चीन ये चाहता कि डीएस्केलेशन हो तो जहां पर बड़ा क्लियर कट एलएसी है गलवान में, इसको वहां तक जाना चाहिए था। ये यहां पे क्यों खड़ा रहा? यहां पे बिल्कुल जहां पे जंक्शन है वहां पर था ये। उसी कारण जो हमारे जो शहीद हैं वो अपने शोक में गिरे हैं। तो ये कहना कि चीन जो है, जो होली ग्रेल, एज दे से इन इंग्लिश, होली ग्रेल ऑफ डीएस्केलेशन एंड टॉक्स, वो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। इसीलिए उसने स्तर जो है एक लेफ्टिनेंट जनरल से स्टार्ट किया, फिर ऊपर ले गया है। तो अच्छा, एक बड़ी खबर देना जरूरी है सर। ब्रेकिंग न्यूज है, माफ करिए आपको बीच में रोक रहा हूं। खबर है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे रक्षा मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, लगातार दिन भर बैठकें हुई हैं क्योंकि हालात तनावपूर्ण वहां पर हैं। अब ये खबर है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, इससे पहले राजनाथ सिंह ने सीडीएस से मुलाकात की थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की थी, विदेश मंत्री से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी को ब्रीफ तक किया गया और अब खबर है कि सेना प्रमुख मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। मेरा सवाल वही, बातचीत से सुलझ जाएगा क्या? आपको लग रहा है हालात, मतलब चीजें बहुत शायद संभवतः आगे बढ़ गई हैं। यहां 3 लोग, अगर हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, वहां दावा किया जा रहा है, ब्रिटेन के अखबार दावा कर रहे हैं 5-5 सैनिक हमने मार गिराए हैं। बात आगे बढ़ गई है, बातचीत से सुलझ जाएगा मामला, आपको लगता है? देखिए, इस समय बात यह है कि चाइना की तरफ से जो भी आपने 3 स्टेटमेंट दिखाए हैं, वो कहते हैं कि हम तो गए नहीं अंदर, इंडिया ने इनग्रेस किया है, या ये जो छेड़खानी हुई है, मार पिटाई हुई, इंडिया की तरफ से शुरू हुई है। देखिए, ये तो उनका कहना जरूरी था। असलियत हमें मालूम है, असलियत आपको मालूम है, हालांकि हम लोग अपने अपने कमरों में बैठे हैं। असलियत ये है कि चाइना इस समय भारत के अंदर घुसपैठ करके बैठा है। कितने किलोमीटर बैठा है ये मैं नहीं कह सकता, मीडिया कहती है 2 से 3 किलोमीटर बैठा है। उसकी आर्टिलरी, उसके टैंक्स जो हैं नियर टैक्टिकल एरिया में बने हुए हैं। तो ये हमें मानना पड़ेगा और हम अपना पक्ष बता रहे हैं आपको सही तरीके से कि हमारी फौज ने कभी इसकी पहल नहीं की है। पहल अगर उनकी तरफ से हुई है तो उसका जवाब अवश्य मिला होगा। उन्होंने हमें धक्का दिया होगा तो उनको भी धक्का मिला होगा। लेकिन इस समय जसवाल साहब ने जैसे कहा, डोंट बिलीव द चाइनीज, वो तो अपना पक्ष रखते रहेंगे, लेकिन उनको एक मैसेज अनडाउटेडली एक सेंटेंस में 10 दफा दे दिया जाए कि आप जहां से आए हैं वहां तो आपको वापस जाना पड़ेगा हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप जैसी बातचीत करना चाहते हैं करते रहिए, लेकिन अगर बॉर्डर पे आपने और एस्केलेशन किया तो उसी हिसाब से एस्केलेशन लैडर हम भी बढ़ाते रहेंगे। हम भी उसके लिए तैयार हैं। अब हम डरपोक नहीं रहे हैं। अब वो सेना नहीं है जो कि 62 की सेना की आप सोच रहे हैं। देखिए, इस समय बात बिल्कुल सही है। उनकी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट आते रहे कि भारत ने घुसपैठ कर दी, भारत ने शुरुआत की हो ना की हो, इससे क्या मतलब है? असलियत ये है कि आप अंदर आए हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ी, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको धक्का दे के भेजा जाएगा। धक्का फिजिकली होगा, मिलिटरीली होगा, डिप्लोमेटिकली होगा, कैसे भी होगा। लेकिन ये सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, न केवल गलवान में बल्कि पिंगजोक्सो में भी
सब तरफ इनको वापस जाना पड़ेगा। फिंगर 4 से फिंगर 8 की जो ये बातचीत करते हैं वहां भी इनको जाना पड़ेगा। तो जसवाल साहब को ये एरिया अच्छी तरह से मालूम है, आर्मी कमांडर रह चुके हैं, मैं उस कमांड का नॉर्दर्न कमांड का MGGS रह चुका हूं। हम लोगों को ग्राउंड की सिचुएशन अच्छे से मालूम है और भारत की सेना की तैयारी भी हमें मालूम है। आज वो भारत की सेना नहीं रही जो हाई ऑल्टीट्यूड में इतनी वेल ट्रेंड नहीं थी। टुडे आर्मी इज वेल ट्रेंड इन हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। टुडे आवर आर्मी इज वेल एक्लेमेटाइज्ड। आवर ट्रूप्स आर सिटिंग इन सियाचिन। इट इज नॉट दैट वी आर नॉट एन एक्लेमाइज्ड आर्मी। तो ये मत सोचे चाइना कि इस तरह से हमें ब्राउ बीट कर पाएगा। तो मैं तो इसको सिर्फ दोबारा यही कहूंगा कि चाहे उनकी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट आता रहे, प्रेस की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री उसको रद्द करती रहे, बातचीत करती रहे, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे जो चाहे ये लोग करते रहे, लेकिन मिलिटरीली एंड एज ए नेशन आवर पोजीशन इज वेरी वेरी क्लियर। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड। नहीं करेंगे तो जो भी हमारे बस में होगा हम करेंगे, उसकी कीमत हम देने को तैयार हैं, लेकिन शुरुआत आप करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन हम डिफेंसिव नहीं हैं, हम एग्रेसिव रहेंगे। आप अगर ये कहते हैं कि हमने शुरू किया, अवश्य शुरू किया होगा, आपने कुछ गड़बड़ की होगी ना, तो हम डरते नहीं है एग्रेशन से। अगर हमने एग्रेशन करना पड़ा तो हम एग्रेशन भी करेंगे। अगर हमें एग्रेशन करना पड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे तो वो भी करेंगे, मिलिट्री लेवल पे करना पड़ा तो वो भी करेंगे। ये मत सोचिए कि आप ही को फर्स्ट चांस मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी पहले गोली चलाएंगे, हम भी अपनी आर्टिलरी खोलेंगे। 67 ये क्या भूल गए हैं? 1967 में 17 डिवीजन में, जो आपको नाथुला का किस्सा याद होगा, जब आर्टिलरी फायर खोली गई बिना हायर हेडक्वार्टर्स। और आज तो भारत सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इंडियन आर्मी इज अलाउड टू टेक वट एवर एक्शन इट डीम्स फिट। And like in 67, when the divisional commander opened artillery fire and the Chinese had to run for their lives, we can do that again here. So let us not reach that situation. If Chinese want that, with that अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर लगातार हम दिखा रहे हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको ये खबर भी दी थी, इस वक्त मुलाकात चल रही है। राजनाथ सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस वक्त उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात उनकी हो रही है। और आज काफी मीटिंग्स का दौर रहा है, रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस की मुलाकात, सेना के तीनों प्रमुखों की मुलाकात, और अब लेटेस्ट मीटिंग्स के दौर में अगर बात की जाए तो लेटेस्ट राउंड है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हो रही है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से। इस वक्त उसी की तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनरल जे सिंह सर, मेरा सवाल आपसे यह है, बार बार डी एस्केलेशन, फिर चाइना भारत पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए, इंटरनेशनल प्रेस इस बात की तस्दीक करते हुए कि चाइना को भी कैजुअलिटी हुई है। मैं आपसे बहुत सरल भाषा में समझना चाहती हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों के जहन में यही सवाल है, बिना किसी स्पेकुलेशन, बिना किसी अफवाह के। सवाल यही है, भारत की आगे की रणनीति क्या होगी? जी, मेरे हिसाब से चीन एक देश है जिसको समझना आसान नहीं है। जो भी फैसला लेता है सोच समझ के लेता है। और लेकिन जैसे हम दशक की बात करते हैं, 5 ईयर प्लान बात करते हैं, वो सेंचुरीज की बात करते हैं, उनका प्लान लंबा होता है। तो इस बार उन्होंने सोचा एक्सरसाइज करते हुए अपनी फौज के साथ ही पेट्रोल आगे भेज देंगे, और जो ट्रूप्स, जो जवान, इक्विपमेंट, हथियार एक्सरसाइज में यूज हो रहे थे, उनको ही इस्तेमाल करते हुए इंडिया को सरप्राइज कर देंगे और हम आगे पहुंच जाएंगे शोक नदी के किनारे तक। वो उनका मकसद था, ताकि ये दौलत बेग ओल्दी वाली जो सड़क बना रहे हैं हम, उससे उनको आपत्ति हो रही है और उससे हमारी क्षमता बढ़ेगी और हम काराकोरम पास तक आसानी से चले जा सकते हैं। काराकोरम पास एक जॉइंट पास है, सब देशों का हक उसके ऊपर है, और ये काराकोरम पास तकरीबन 20-25 किलोमीटर है दौलत बेग ओल्दी से। तो इनको तकलीफ वो हो रही थी। दूसरी बात, चाइना जब कुछ एक्शन लेता है, उन्होंने सोचा इस बार कि रात हो गई है, हम वापस थोड़ा आगे बढ़ जाएं और सुबह कहें ये कब्जे में हमारे पास था। डिस्कशन में ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये एरिया उनका है। तो इसलिए वो शायद वहां वापस आए और इसलिए ये फसाद हुआ। और अगर चीन की पहल ना होती तो इतनी फौज क्यों पहुंचती वहां पे? अगर चीन की पहल ना होती तो वो रात को वापस क्यों आ जाते इस जगह पर? तो मेरा कहने का मतलब है, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। हमारे दोनों के बीच में ट्रस्ट का भरोसा है नहीं है, और इसलिए चाइना की तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम हुए हैं। 1962 में भी उन्होंने कहा
हम युद्ध नहीं करेंगे, हम डायलॉग से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। लेकिन युद्ध की पूरी तैयारी कर ली उन्होंने और युद्ध कर दिया हमारे खिलाफ। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा भी है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, लेकिन एक और सवाल जनरल जे सिंह, आप अगर समझाएं मैसेज क्या गया है? क्या ये मैसेज गया कि ये 62 वाला भारत नहीं है? ये मैसेज गया कि 1 इंच से अब समझौता नहीं किया जाएगा? पीछे तो आपको जाना पड़ेगा, चीन को पीछे तो जाना पड़ेगा, वरना नुकसान दोनों तरफ का होगा। हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ये मैसेज गया है क्या सर, जो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कह रहे हैं? उसके बाद जीवीएल में आपके पास आऊंगा। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि ये मैसेज बिल्कुल चाइना को फिर से मिला है कि हिंदुस्तानी फौज वापस नहीं हटेगी, अपने इलाके में है। इनफैक्ट अक्साई चीन का पूरा इलाका हमारा ही है। हमारा नक्शा देखिए, जब तक ये नक्शे की बाउंड्री चेंज नहीं होती, ये तो हमारा ही एरिया है, चीन तो हमारे एरिया में है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कई मैप्स में आजकल दिखती है, टूरिस्ट मैप में भी दिखती है। तो उससे आगे क्यों आए वो? तो उससे आगे आए हैं, उन्होंने पहल की है, उन्होंने बदमाशी की है, उसका उनको अंजाम भी चुकना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इसलिए हिंदुस्तानी फौज इंसिस्ट करेगी कि आप वापस जाइए अप्रैल के महीने में जहां थे, वहां से आगे जब बढ़े हैं वापस वहीं जाइए, ताकि स्टेटस को बरकरार रहे और डायलॉग से ये प्रॉब्लम सॉल्व करे। और जनरल सर, हम एक हेडलाइन दिखा रहे हैं जिसे आपको बताना चाहता हूं, परसीव कर रही है। 1 मिनट जी, बात कर लीजिए। 1 मिनट मेरे को मौका दीजिए। 1993 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की एग्रीमेंट हुई थी 96 में। ये दोनों एग्रीमेंट में लिखा है, अगर आप बहुत फौज बॉर्डर की तरफ ले जाते हो, आप दूसरी साइड को खबर करोगे। तो चीन ने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है, उसमें हवाई जहाज आए, हेलीकॉप्टर आए और टैंक आए, गन आए। उन्होंने हमको इतला नहीं दी कि 5000 से ज्यादा लोग हमारे इधर आए हैं। वो तो एग्रीमेंट है। और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो चीन ने कितने ऐतिहासिक ट्रीटीज और फैसले रद्द कर दिए हैं, क्योंकि वो ऐसा देश है जो उसको सूट नहीं करता, जो उसको माफिक नहीं होता, उसको वो मंजूर नहीं करते, उसको ऑनर नहीं करते। हिंदुस्तान ऐसा देश है, हम अपने कहते हैं ना, सर कटा देंगे लेकिन जबान नहीं मुकरेंगे। तो इसलिए हमारे तो प्रिंसिपल अलग हैं, हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। और चीनी सैनिक तो वैसे ही डरपोक हैं। चीनी सैनिक तो वैसे ही आखिरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस के मामले में जीवीएल ना के बराबर एक्सपीरियंस है। और 1979 में आखिरी बार लड़ाई लड़ी वियतनाम के खिलाफ, वो भी हार गया। देखिए अमित जी, आपके हमारी सेना की क्या विचार होगा, हमारे सेना की क्या किस प्रकार की रुख होगा, आपने 4 वेटरन्स को अपने पैनल में सुना है। तो जो पहले सेना में थे और आज सेना में है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। उन सबके मनोबल और उनके जो इस विषय को और चाइनीज एग्रेशन को जिस एंगल से देखते हैं, ये सभी एक तरह के हैं। तो इसलिए हमारी LAC के किसी भी प्रकार का उल्लंघन भारत के लिए मंजूर नहीं होगा। यह मैसेज भारत ने बहुत लाउड एंड क्लियर दिया है, उसके लिए कमिटेड है। कल रात की झड़प भी इस कारण हुई है क्योंकि वो हमारे LAC के अंदर आकर के पोस्ट सेटअप करने की उन्होंने प्रयास किया था, जिसको हमारे बल ने, हमारे आर्मी ने उसको ना होने दिया। तो यही कारण है। इसलिए हमारी पूरी सेना और पूरे भारत और भारत की सरकार इस LAC के सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए हर स्तर पर कमिटेड है। चाइना किसी प्रकार का मिस एडवेंचर करेगा तो डेफिनेटली उनको सेटबैक हासिल होगा। वहीं चाइनीज जो चीन का विदेश मंत्रालय है वो तो भारत को कह रहा है कि भारत प्रोवोक कर रहा है, हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। जनरल जायसवाल, एक अहम सवाल ये भी, एक तो मैं चाहूंगी वो इंटरनेशनल प्रेस किस तरह से इस पूरी झड़प को देख रही है, वो एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से यूके के जो अखबार हैं वो कैसे इस पूरी खबर को देख रहे हैं, वो इस खबर को कैसे अपने जो उनके रीडर्स हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा यहां पर सवाल ये भी उठता है जनरल जायसवाल कि चीन जो उसको कैजुअलिटी हुई है उसको लेकर उसने चुप्पी क्यों साधी हुई है, उसे लेकर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? जहां तक जो आपका दूसरा सवाल है वो थोड़ा मैं सुन पाया था। जहां तक उसकी जो कैजुअलिटी है उसके बारे में क्यों नहीं बोला, मैं आपको लो लेवल की मिसाल देना चाहूंगा। एक गुंडा होता है, गली में दादागिरी करता है, अगर उसकी आंख
के ऊपर किसी ने मुक्का मार दिया और काली आंख उसकी हो गई, तो वो उस आंख को छुपा के जाता है, ना कि बताता है कि मैं वहां से लड़के आ रहा हूं। ये जो हमने शंकर प्रसाद साहब ने एक बड़ा सही चीज कही थी, जो फर्म अप्रोच हमारी है, ये फर्म अप्रोच है कि हमने भी जो उनको उसी मुताबिक जवाब दिया। अब चाइना जो है वो जाके वापस नहीं इसको कबूल करेगा कि नहीं भाई हमारी भी कैजुअल्टी हुई है, बोलेगा तो बोलेगा, बाद में कोई और तरीके से उसको जाहिर करेगा। पहला सवाल मुझे दोबारा नहीं सुनाई दिया। आई एम सो सॉरी। इंटरनेशनल प्रेस में इसे वर्ल्ड वॉर 3, हम एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, वो कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इट। The international press, the way it is looking at it. जी, हम एक्सप्रेस का दिखा रहे हैं, वो कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3। No. I don't think. You see, ये जो आप कह रहे हैं ना, जो इंटरनेशनल प्रेस कोई कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर या कुछ उस मुताबिक, सवाल नहीं पैदा होता। You see, बहुत स्पेस होता है। ये जो रीजनल छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स जो स्कर्मिश है, इसके और वॉर वेजिंग में बहुत स्पेस है। आपको जो है हर स्टेज के ऊपर जो है एक जोन होता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होता है। ये भी जो स्कर्मिश हुई है, इससे आगे जो बढ़ेगा उसके अंदर एक जोन है जो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का है। इंटरनेशनल प्रेस जो मर्जी बोलता रहे, और उस रेजोल्यूशन का जो है जी, जो आप लोगों ने बताया, चाहे हम उसको मिलिट्री लेवल पे करें, चाहे हम डिप्लोमेटिक लेवल पे करें। मिलिट्री लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल अगर बात करते हैं, उसके बावजूद ये किस्सा होता है, तो मिलिट्री लेवल पे जो जोन है वो एक्टिव नहीं है। एनएसए साहब बात करते रहे हैं, उस लेवल पे भी वो नहीं हुआ है। लेकिन सर मेरे ख्याल से वो, लेकिन ये जो है, चीन की सेना क्यों नहीं बता रही है कितने सैनिक मरे, ये मेरे ख्याल से सवाल जो है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, अगर आप बता पाए, मतलब भारतीय सेना की तरफ से जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, ये बताया गया कि झड़प हुई, हमारे 3 सैनिक जो है वो एक अफसर और 2 जवान हमारे शहीद हुए, ये बताया गया। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार कह रहे हैं कि 5 वहां चीनी सैनिक मारे गए हैं। चीन का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 4 से 5 मारे गए हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 3 से 4। चीन क्यों नहीं बता रहा है? या वहां की आर्मी, वैसे तो वहां की आर्मी पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, तो वो क्या कहेगी, वो तो भोंपू है सरकार का, लेकिन फिर भी चीन क्यों नहीं क्लैरिफाई कर रहा कि कितने मरे कितने नहीं? वो क्या छुपा रहा है? कोरोना के नंबर थोड़ी ना जो कम करके बताएगा। नहीं, वो तो जैसे जसवाल साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया था जसवाल साहब ने। इंटरनेशनल प्रेस का काम है सेंसेशन फैलाना, वो सिर्फ सेंसेशन फैला रहे हैं। देखिए हमारी भारत में आज स्थिति क्या है। भारत में मीडिया पहले तो स्पेकुलेट करता रहा कि कुछ कैजुअल्टी हुई है, ये हुआ वो हुआ। भारत सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। हालांकि ये पुष्टि हो गई है कि 1 कर्नल 2 सिपाही मारे गए हैं। भारत इस चीज को कभी छुपाता नहीं है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे चाइना पाकिस्तान के साथ हो, चाहे टेररिज्म के संग कोई कश्मीर वैली के अंदर एक जवान को चोट लगती है, भारत उसको एकदम से पब्लिसिटी करता है, उस जवान की पूरी नेशनल उसको रिस्पेक्ट मिलती है। चाइना में जो होता है उसको छोड़ दीजिए आप। इंटरनेशनल प्रेस का काम है इसको एस्केलेट करना, इसको सेंसेशनल बनाना। हमारा काम है इसमें संयम रखना, लेकिन अपना जो निश्चय है वो दृढ़ रखना। हमारा निश्चय दृढ़ है कि इसको चाइना को हटा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पहल करनी पड़ी तो पहल भी करेंगे, लेकिन पहल को अवॉइड करेंगे जब तक हो सकता है। अगर हमने उनको पहले मारा है तो सो भी इट। मैं कहता हूं, मैंने पहले भी ये कहा, देखिए बातचीत से सुलझने की, तो अगर चाइना नहीं चाहेगा तो चाइना इज द बिगेस्ट लूजर। चाइना की इकोनॉमिक हालत क्या है, चाइना क्या वर्ल्ड पोजीशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? चाइना चाहता क्या, अपने आप को बर्बाद करना चाहता है क्या? इंडिया में $3 ट्रिलियन का ट्रेड करता है, कि हमारे से युद्ध करेगा? अब क्या चाहता क्या है? इतनी बेवकूफी से हरकत करेगा तो मैं समझता हूं कि इट इज वेरी इमेच्योर फॉर अ बिग नेशन लाइक चाइना। ऐसी हरकत मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। कह देना कि 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, न्यूक्लियर देशों में शुरू हो गई, उनके पास 170 या 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, हमारे पास केवल 150 हैं। ये सब बातें बेकार की बातें हैं।
nuclear war is something which is very, very ridiculous and out of question at the moment. So to call it a third world war is, I think, just nothing else but sensational. युद्ध हो सकता है, युद्ध लोकल हो सकता है, युद्ध लोकल से भी थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन चाइना चाहता क्या है? When you do a war, जब आप कोई हरकत करते हैं तो आपको ये सोचना पड़ता है कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या? क्या मैं भारत को नष्ट करना चाहता हूं? क्या मैं भारत के साथ ट्रेड बंद करना चाहता हूं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव उनका है, अपनी छोटी सी जगह की बात कर रहे हैं, उसमें छोटी सी लड़ाई होगी। अब देखते हैं कौन जीतता है। अगर वो सोचते हैं कि 62 की तरह हमें हरा देगा तो गलत फहमी में इस बार वो पिट कर जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इतना पिटेंगे, अगर पिटाई उनकी शुरू हो गई तो उन्हें काफी पीछे तक जाना पड़ेगा। एक कंक्लूडिंग रिमार्क जनरल जे सिंह मैं आपका चाह रही हूं संक्षेप में। यस, थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चाइना का स्ट्रैटेजी था वो ये था कि हम आगे बढ़ के अपनी नई पोजीशन अख्तियार कर लें और हमेशा कहें कि हम यहीं थे और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और हम पहले भी उनको जब हमने कहा आपकी 1956 की लाइन कुछ और बोलती है, 1960 की लाइन और उससे पश्चिम को आ गई है, अब 1962 की लड़ाई के बाद और आ गए हैं, तो आप कहते हो कि वो तो सिंपल लाइन थी 1956 की, ये असली लाइन है। तो ये तो है चीन का रवैया, और चीन हमेशा उसके ऊपर ट्रस्ट करना बिल्कुल गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। 1962 में हमने उन पे भरोसा किया और उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा। अभी हम तैयार रहेंगे, सक्षम हैं हम हर हालत में अपने देश की रक्षा करने के लिए। हमारे सीमा की सबसे बड़ा मैसेज यही है सर, जो आप भी बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने डायलॉग करते रहना चाहिए जी। और जनरल जायसवाल ने भी ये कहा कि बातचीत से सुलझाने की कोशिश होगी, मान गया तो ठीक, वरना तैयारी पूरी है। लेकिन तैयारी पूरी है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है और डी एस्केलेशन के दौरान ये वायलेंट फेस ऑफ हुआ है। बहुत सारे सवाल खड़े करता है। उन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जनरल विक्रम सिंह जुड़ेंगे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ब्रेक के उस पार आप रहिए मत।